Yeah, so good morning, everyone. Yesterday we did till essay 315, right? Essay 300 and 315. सबने रिवाइज कर लिया है क्या? Till 300 and 315, both the standard yesterday that we did. बोलो उज्जवल, आंसर मत देखना. रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल imposed by IT. मतलब क्या है इसका मतलब? एंड व्हाट आंसर विल कम? बोलो उज्जवल. रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल imposed by IT. जल्दी करो जल्दी, ऑलरेडी वी स्टार्टेड लेट. तो बहुत सारा कर. सर आईटी सेक्टर में पर्टिकुलर अगर करेंगे ऑडिट तो उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है? आईटी के कारण क्या इन्वॉल्व है? आईटी के कारण इंटरनल कंट्रोल. अब देखो आजकल पूरा इंटरनल कंट्रोल्स भी, उसमें काफी सारे अपने जो प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस जैसे मैं तुम लोग को बताया होगा अगर, सो यू विल फाइंड व्हाट कि इन ईच एंड एवरी प्रोसेस देयर आर लॉट मेनी इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस. जैसे P2P है, अगर मैं कुल मिला के एक बात करूँ, छोटी सी बात, कि प्रोक्योर टू पे का ही एक एग्जांपल ले ले. प्रोक्योर टू पे, सो इट विल स्टार्ट कि मटेरियल रिक्विजिशन आएगा पहले तो उसके लिए जो बंदा है वो पहले मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाएगा. ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट परचेज मैनेजर के पास जाएगा. परचेज मैनेजर चेक करेगा कि ये जो मटेरियल के लिए मांग की गई है, क्या ये मटेरियल ऑलरेडी है क्या अपने पास, क्या ये मटेरियल ऑलरेडी है क्या. अगर ये मटेरियल ऑलरेडी है तो वो बना कर देगा. अगर मटेरियल ऑलरेडी नहीं है तब जाके वो साइन करेगा. तब जाके साइन करेगा, उसके बाद ये जाएगा अपने परचेज ऑर्डर के लिए. परचेज ऑर्डर में फिर तुम मंगाओगे 3 कोटेशन एटलीस्ट. 3 कोटेशन मंगाओगे. 3 कोटेशन कम से कम आने चाहिए तुम्हारे. कोटेशन में तुम लोएस्ट कोटेशन एक्सेप्ट करने चाहिए. लोएस्ट कोटेशन एक्सेप्ट करोगे कि तुम्हारा सबसे कम पैसा लगे. जो लोएस्ट पैसा में तुमको सबसे माल दे रहा है उसको एक्सेप्ट करोगे. अगर नहीं तुम हायर वाले को कर रहे हो तो तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए कि क्यों तुम हायर क्वालिटी के पास जा रहे हो या ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हो. अगर तो ये सारे जो लोएस्ट कोटेशन है, परचेज मैनेजर का साइन है, ये सब क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स है. यही सब तो क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स. ठीक है, बाकी ये तो पूरा प्रोसेस है कि एमआरएन बनेगा, परचेज रिक्विजिशन नोट बनेगा, परचेज ऑर्डर बनेगा, फिर इन्वॉइसिंग के लिए जाएगा, फिर गुड्स आएंगे, फिर जीआरएन बनेगा, गुड रिसिट नोट, क्वालिटी चेकिंग होगी, क्यूसी चेकिंग होगी, देन अल्टीमेटली अकाउंट्स पेबल बुक होगा, एंड फिर तुम्हारा कैश रिसीव होगा. जैसा भी है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, लेकिन हर प्रोसेस में तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल्स है. अब यहाँ पे जो इंटरनल कंट्रोल है, मान लो जिसकी साइन लगेगी या लोएस्ट कोटेशन है, ये सब मान लो आईटी ड्रिवन है. अगर आईटी ड्रिवन कैसे हो सकते हैं? सैप में डायरेक्टली तुम्हारा आएगा इनपुट की वो ये जो परचेज रिक्विजिशन नोट में जितनी क्वांटिटी है उतनी ऑटो पॉपुलेट हो रही है पीओ में. उतनी क्वांटिटी ऑटो पॉपुलेट हो रही है पीओ में, परचेज ऑर्डर, वो क्वांटिटी से डेविएशन नहीं हो सकता है. तो ये सब क्या मेरे कंट्रोल्स है, इंटरनल कंट्रोल, विच इज ऑल्सो ड्रिवन बाय आईटी. बट ये आईटी के कारण बहुत सारे रिस्क भी हो सकते हैं. क्या क्या रिस्क आएंगे इंटरनल कंट्रोल में? बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन बाय आईटी के कारण क्या क्या रिस्क आ सकते हैं? अब तुम आईटी को इन्वॉल्व करोगे तो हो सकता है तुम्हारे पास अभी तो ठीक है फायदा हो रहा है, बट कभी किसी को अनऑथराइज एक्सेस मिल गया, या कोई आईटी पर्सनल को तुमने एक्सेस दे दिया जो कि उसको नहीं मिलना चाहिए था, गेनिंग एक्सेस बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज नेसेसरी. तीसरा, अनऑथराइज चेंजेस किसी ने कर दिया तुम्हारे मास्टर फाइल में. अनऑथराइज चेंजेस किसी ने कर दिया तुम्हारे सिस्टम या प्रोग्राम में. तुम चेंजेस नहीं कर पाए अपने सिस्टम में, चेंजेस नहीं कर पाए, या तुमने मैनुअल इंटरवेंशन इन्वॉल्व हो गया तुम्हारा. तो मतलब क्या हुआ? अगर मैनुअल इंटरवेंशन ही करना था तो आईटी का मतलब क्या हुआ? अगर आईटी का मतलब है, इसका मतलब क्या? मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, जिसके कारण तुम्हारे प्रॉब्लम्स आते, जिसके कारण तुम्हारे एरर्स होते हैं. मैनुअल इंटरवेंशन में बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, राइट? तो उसके लिए मैनुअल इंटरवेंशन अगर हो रहा है तो फिर इंटरनल कंट्रोल इम्पोज बाय आईटी का वो सेंस नहीं रहेगा. सिमिलरली लॉस ऑफ डेटा हो रहा है, या इनेबिलिटी टू डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हो. तुम जो डेटा तुम्हारे पास लॉस हो गया था उस तुम अब एक्सेस नहीं कर पा रहे हो. तो ये कुल मिला के अपना आंसर था. इसको अपन ने याद कैसे किया था? अनऑथराइज अनऑथराइज से 4 पॉइंट है. एक तो अनऑथराइज एक्सेस तुमने ले लिया टू डेटा, डेट में रिजल्ट डिस्ट्रक्शन इन डेटा, या फिर चेंजेस तुम कर पा रहे हो डेटा के कारण. फिर तुम्हारा अनऑथराइज एक्सेस तुमको मिल गया आईटी पर्सनल को, गेनिंग एक्सेस बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड. एंड फिर उसने क्या किया? अनऑथराइज चेंजेस किए इन मास्टर फाइल, अनऑथराइज चेंजेस किए इन सिस्टम एंड प्रोग्राम. इसके बाद लास्ट के 3 पॉइंट मैंने बोला था, कैसे याद कर लो? कि भैया एम आई फेल टू मेक नेसेसरी चेंजेस. जैसे कि अपना नोकिया मोबाइल नेसेसरी चेंज नहीं कर पाया, जिसके कारण वो आउट ऑफ द मार्केट हो गया, आउट ऑफ मार्केट हो गया. सिमिलरली एम आई जो फोन है अपना, एम आई भी फेल टू मेक नेसेसरी चेंजेस, जिससे डेटा लॉस हो गया उसको, और अब वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा है. सर एम आई से हो गया मैनुअल इंटरवेंशन, एम आई से हो गया मैनुअल इंटरवेंशन, इट फेल टू मेक नेसेसरी चेंजेस, वो नेसेसरी चेंजेस नहीं कर पाया, जिसके कारण उसका डेटा का लॉस हो गया और वो एक्सेस भी नहीं कर पा रहा है अपना लॉस्ट डेटा.
ठीक है। इसके पहले अपन ने और उसके अलावा क्या पढ़ा था? एरिया टू एग्जामिन फॉर डेफिशिएंसी। ये बताओ कौन बता रहे? एरिया टू बी एग्जामिन फॉर डेफिशिएंसी एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन सीआईएस एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो मेरे को बताओ, क्या दोनों क्वेश्चन में तुमको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस बताओ मेरे को फटाक से। एरियाज टू बी एग्जामिन्ड फॉर डेफिशिएंसीज एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन सीआईएस एनवायरनमेंट। बोलो भाई, तुम लोग करके आए हो कि नहीं करके आए हो? रिवीजन लेक्चर भी मैंने दिया था, 10 मिनट में 300 का था, 20-25 ऑड मिनट्स में ऐसे 315 का था। एरियाज टू बी एग्जामिन, देखो नहीं करके आओगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा अपना, बस आके खुद खत्म करने वाला सेंस हो जाएगा वो। तुम लोग जब तक रिवाइज ही नहीं करोगे तो क्या मतलब होगा? स्टैंडर्ड्स नीड रिवीजन, उसके बाद रिवीजन के बाद तुमको ऑल्सो यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड्स अगर करके क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं करा रहा हूँ तो उसके बाद तुम क्वेश्चंस भी करो उसके साथ साथ में। बोलो भाई, क्या डिफरेंस क्या है? एरियाज टू बी एग्जामिन्ड फॉर डेफिशिएंसीज एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन सीआईएस एनवायरनमेंट, और नीचे था रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय आईटी। डिफरेंस तो बोलो। बोलो निधि श्री, जल्दी बोलना पड़ेगा जल्दी। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा हूँ अभी तो, नॉर्मल डिफरेंस इन द सेंस क्वेश्चन का मीनिंग तो बताओ कम से कम एटलीस्ट। आर यू क्लियर विद द क्वेश्चन और नॉट? दैट इज व्हाट ओनली आई एम आस्किंग। आंसर सर, ठीक है? हाँ। रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल imposed by IT मतलब the areas of risk where IT is the मतलब IT की वजह से जो रिस्क आ सकता है वो। हम्म। And areas to be examined for deficiency मतलब where auditor can like expect the क्या issues to be ऐसा जो ऑडिटर को देखना चाहिए। जो ऑडिटर को देख कौन सा एरिया एग्जामिन करेगा, सब मेन फोकस है ऊपर में, क्या एरिया से कौन से एग्जामिन करेगा, काय के लिए एग्जामिन कर रहे हैं वो, ताकि उसको डेफिशिएंसी या रिस्क पता चले इन सीआईएस इन्वायरमेंट। तो ऊपर भी आईटी इन्वायरमेंट ही है, ऊपर भी सीआईएस का ही इन्वायरमेंट है। नीचे लेकिन पूछ रहे कि आईटी के कारण इंटरनल कंट्रोल में रिस्क कहाँ से आ रहा है, रिस्क का क्यों आ रहा है। रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल इंपोज बाय आईटी क्यों आ रहा है? क्योंकि अनऑथराइज चेंजेस हो सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस दिया जा सकता है, मैनुअल इंटरवेंशन हो सकता है, तो यहाँ इसका कारण रिस्क आ रहा है। और ऊपर में पूछ रहे कि तुम एरिया कौन कौन सा देखोगे भाई, ये तो बताओ एरिया कौन कौन सा एग्जामिन करोगे ताकि तुमको डेफिशिएंसी और रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो जाए, डेफिशिएंसी मिल जाए और आइडेंटिफाई कर पाओ। यू विल आल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द डेफिशिएंसीज एंड ऑल द रिस्क बिकॉज ऑफ सीआईएस एनवायरनमेंट। तो लेकिन एरिया कौन कौन सा देखना है? यहाँ तो रिस्क क्या क्या है वो देख लिया अपन ने, यहाँ पे एरिया कौन कौन सा देखना है। तो मैं देखूंगा कि भैया डेवलप कौन कर रहा है मेरा प्रोग्राम, जो मेरा आईटी का पूरा प्रोग्राम है उसको डेवलप कौन कर रहा है, उसको मेंटेन कौन कर रहा है। जैसे एग्जांपल मैंने अगर दिया होगा, तुम लोग को याद नहीं है मेरे को, बट एग्जांपल इसका ले सकते हो प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में। जैसे कि जैसे एलएनटी का एक प्रोग्राम था, उसमें हमने फाइंडिंग निकाली थी कि सोर्स कोड था वो हमारे नाम पे नहीं था। अगर सोर्स कोड हमारे नाम पे नहीं है तो कल चल के अगर तुम्हारे को प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं, वेबसाइट में चेंजेस करनी है, सो यू विल हैव टू गो टू द डेवलपर एंड आस्क देयर अप्रूवल। बट अगर सोर्स कोड तुम्हारे नाम पे है तो यू कैन मेक द चेंजेस, यू कैन मेक अदर पर्सन टू वर्क ऑन द चेंजेस विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द डेवलपर। तो डेवलपर बेचता है सोर्स कोड। अगर तुमने सोर्स कोड शुरू में नहीं लिया, अब तुम बाद में एक्वायर करने जाओगे तो बाद में और हो सकता है ज्यादा दाम पे खरीदना पड़े। So source code generally you should acquire with while the website of what you have created or whatever app you have created, you should also acquire the source code. So program development किसने किया, maintain कौन करेगा, changes right। Similarly तुमको ये areas देखने पड़ेंगे कि system software support है कि नहीं है, प्रोसेसिंग डेटा कैसे हो रही है, ऑपरेशंस में डेटा प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, फिजिकल सीआईएस सिक्योरिटी है कि नहीं। तो एक तो हो गया तुम्हारी ऑपरेशन सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, और एक हो गया फिजिकल सिक्योरिटी कि भैया वेब कैम है कि नहीं, फायर मैकेनिज्म सिस्टम है कि नहीं, एंड देन स्पेशलाइज सीआई सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये सब कंट्रोल है कि नहीं है। ये सारे एरिया तुम एग्जामिन करोगे सो देट यू आर एबल टू चेक कि क्या मेरा कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी मिल सकती है, कहाँ कहाँ मेरे को रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, दोनों क्वेश्चन मैंने तुमको होमवर्क दिए थे। यस सर। इसके अलावा मुझे बताओ फटाफट से शिवा, significant risk rising requiring significant audit consideration, risk that requires special audit consideration, significant risk that requires special audit consideration। बोलो शिवा फटाफट से। So one is that fraud, हाँ,
unusual transactions. अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, करेक्ट। हाउ एग्जैक्टली वी लर्न दैट कि भैया बहुत ज्यादा अनयूजुअल है ये, कि रिलेटेड पार्टी को एबीसीडी नहीं आता है। रिलेटेड पार्टी को क्या आता है? रिलेटेड पार्टी को क्या आता है? सी डी ई एफ। CDEF. एबीसीडी नहीं आता, उसको सीडीएफ से आता है। तो सी से क्या आता है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। डी से कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है, अकाउंटिंग में डेवलप हो रहा है, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल, इंडेक्स 17 की जगह इंडेक्स 116 आ गया, तो अब तुमको पर्टिकुलरली ज्यादा रिस्क होगा, इसलिए रिक्वायर ऑडिटर स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर करते हैं उस मैटर पे। या फिर इकोनॉमिक में नया डेवलपमेंट आ रहा है, कोई नया रिफॉर्म आ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अकाउंटिंग डेवलपमेंट, राइट। सी डी ई से क्या था? अकाउंट एस्टिमेट बैलेंस। ई से शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, डी से तो कुछ और था। डी से डिग्री ऑफ एस्टिमेट था, कि डिग्री ऑफ एस्टिमेट कहा है, एस्टिमेट अकाउंटिंग बैलेंस में कितना डिग्री ऑफ एस्टिमेट ले रहे हो तुम, डिग्री ऑफ जजमेंट कितना है तुम्हारा इन्वॉल्व। बिकॉज जहां अकाउंटिंग एस्टिमेट बैलेंस है वहां प्रोविजन तुम अपने मन से मैनिपुलेट कर सकते हो, कभी 2% प्रोविजन ले रहे हो, कभी 5% ले रहे हो, राइट। सो डेट इज ऑल्सो रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। एंड एफ से था फ्रॉड, रिस्क ऑफ फ्रॉड, जहां पे फ्रॉड रिस्क है। एंड अनयूजुअल से अनयूजुअल ट्रांजेक्शन एंड रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। चलो अभी आ जाओ ऐसे 320 में। तो देखो स्कोप में ये क्या बोलता है कि जनरली ये डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी, विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी। एंड ऐसे 450 में अपन पढ़ेंगे कि ऐसे 450 में वो बोलते हैं कि तुम मटेरियलिटी के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके, तुम मटेरियलिटी को अप्लाई करके ये पता करते हो कि एमएमएस है कहाँ पे, तुम आइडेंटिफाई करते हो मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वर्ड में क्या वर्ड इन्वॉल्व है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट में वर्ड क्या इन्वॉल्व है? मटेरियल। तो तुमको कोई भी मिसस्टेटमेंट मिलता है तो तुमको ये तो पता करना पड़ेगा वेदर इट इज मटेरियल और नॉट, वेदर इट इज मटेरियल और नॉट। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट तुमको आइडेंटिफाई करता है, अप्लाई करते हो तुम, और तुम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी एज एन ऑडिटर, वो पूरा पूरा दिया हुआ है ऐसे 450 में। यहाँ पे अपन ये देखना चाह रहे हैं कि मटेरियलिटी को कैसे कंप्यूट किया जाए, मटेरियलिटी कहाँ का काम आएगी, तुम किस पे चीजों पे ध्यान रखोगे सो एज टू कैलकुलेट मटेरियलिटी। तो सबसे पहले मटेरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट में मैं बता दूं, तुमको जनरली एफआरएफ ही बता देगा कि मटेरियलिटी क्या है। एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तुमको बाय डिफॉल्ट तुमको बताना चाहेगा कि ये यहाँ पे मटेरियलिटी है इतनी इतनी इतनी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल तुमको याद है ऑडिट ऑफ एनबीएफसी में अपन ने देखा था लास्ट लास्ट में कि भैया अगर तुमको तुम्हारा ये लिमिट थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर रहा है कोई ट्रांजेक्शन, तो तुम उसको अदर्स में जाके मिसलेनियस में नहीं दिखा सकते, तुमको उसको सेपरेट लाइन आइटम दिखाना पड़ेगा, सेपरेट लाइन आइटम दिखाना पड़ेगा। याद है तुमको? अगर ये थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रहा है, थ्रेशोल्ड था बेस्ड ऑन टोटल रेवेन्यू, थ्रेशोल्ड था बेस्ड ऑन टोटल रेवेन्यू, अगर वो एक्सीड कर रहा है अगर थ्रेशोल्ड, तो तुमको उसको अलग से अदर एक्सपेंस में नहीं दिखा सकते हो एज अ मिसलेनियस फिगर, तुमको अलग से उसको सेपरेट लाइन आइटम में दिखाना पड़ेगा। याद आ रहा है क्या क्या था लिमिट वहां पे? लिमिट क्या थी ऑडिट ऑफ एनबीएफसी में? 10 लाख और 1%. डिवीजन टू का पूछ रहा हूँ, डिवीजन टू का राघव। वन परसेंट ऑफ, बोलो 1% ऑफ व्हाट? बोलो भाई 1% ऑफ Turnover. टोटल इनकम होना चाहिए। 1% of turnover. टोटल रेवेन्यू 1%। एक्सपेंस कौन बोल रहा है? एक्सपेंस नहीं है प्रतीक। 1% ऑफ टोटल इनकम और 10 लाख ठीक है। अगर लेकिन डिवीजन 3 में क्या था? डिवीजन 3 में क्या था? डिवीजन 3 तो सिंपल था। डिवीजन 3 में क्या था? एनबीएफसी वाला सर? हाँ हाँ एनबीएफसी के लिए। उसमें कोई एब्सोल्यूट फिगर थी क्या? प्रशंसा नहीं, गलत है। 10 लाख नहीं, 1% ओनली, करेक्ट। तो उसके लिए वहां पे अपन को 1% और टोटल इनकम ही देखना था। तो ये जो तुम्हारी लिमिट है यही तो तुम्हारी क्या है, ये मटेरियलिटी दिखा रही है तुमको। ये तुमको एफआरएफ खुद बता रहा है क्या
कि ये मटेरियलिटी लेवल है, ये मटेरियलिटी लेवल है। एफआरएफ खुद एक प्रकार से बताना चाह रहे हैं कि ये मटेरियलिटी लेवल है। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि एफआरएफ जनरली डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल्दो एफआरएफ डिस्कस कर सकते हैं मटेरियलिटी इन डिफरेंट टर्म्स जनरली, लेकिन अगर ये तीन बात पे ही वो फोकस करता है, ए बी सी। मतलब कि कुल मिला के अगर क्वेश्चन आता है तुमको कि अगर एप्लीकेबल एफआरएफ जो तुम्हारा है वो अगर तुमको एप्लीकेबल एफआरएफ डिस्कस नहीं कर रहे मटेरियलिटी के ऊपर, अगर मटेरियलिटी के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं दिया हुआ है एफआरएफ के अंदर, सो व्हाट ऑल पॉइंट्स यू विल डिसाइड अपॉन, टू डिसाइड अपॉन व्हाट, टू डिसाइड अपॉन योर मटेरियलिटी लेवल। मटेरियलिटी लेवल कैसे डिसाइड करोगे फिर? सो वी विल डिसाइड अपॉन दीज 3 पॉइंट्स। कि भैया सबसे पहले तो बोलते हैं कि मटेरियलिटी लेवल वही होगी जनरली जहां पे मिसस्टेटमेंट के कारण आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट तुम्हारे इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है। मतलब अगर मेरे को ये बात पहले पता होती तो मैं डिसीजन कुछ और लेता, मेरा डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है अगर वो मिसस्टेटमेंट आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट, वो मिसस्टेटमेंट इतना ज्यादा है कि वो मेरे इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है। सो देन दैट इज डेफिनेटली अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज डेफिनेटली अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि वो इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ एफएस को अफेक्ट कर रहा है। सेकेंडली तुम्हारा जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी जनरली are made in the surrounding circumstances and are affected by the size and nature of a misstatement। तो तुम्हारा ज्यादा मिसस्टेटमेंट बहुत बड़ा है, साइज का नेचर, साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट बड़ा है, या फिर नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट हो सकता है कुछ अजीब सा हो, जैसे कि मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व फ्रॉड ऑल्सो। तो फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट आ गया अगर तो मान के समझ लो मिसस्टेटमेंट अगर साइज छोटा भी है तो भी हो सकता है वो मटेरियल हो। एग्जाम्पल अगर फ्रॉड का मान के चलो कि कैश में मिसस्टेटमेंट मिल रहा है, कैश में मिसस्टेटमेंट मिल रहा है, कैश मैच नहीं हो रहा है, so then even if the amount is small but that is also material misstatement, that is also material misstatement because कैश में हेरा फेरी होना खुद में एक मटेरियल अमाउंट है, मटेरियल नेचर है, नेचर वाइज अगर मैं बोलूं तो वो मटेरियल हो जाता है। सिमिलरली जब तुम मिसस्टेटमेंट के लिए मटेरियलिटी देख रहे हो, मटेरियलिटी देख रहे हो, तो तुम मटेरियलिटी की नीड जो है वो इंडिविजुअल नीड जो है उस पर फोकस करोगे कि तुम्हारे ग्रुप के क्या नीड है, कॉमन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन कॉमन क्या नीड है वो फोकस करोगे, ग्रुप की नीड को फोकस करोगे कि इंडिविजुअल की नीड को फोकस करोगे? बोलो। ग्रुप की नीड को फोकस करोगे कि इंडिविजुअल की नीड को फोकस करोगे? ग्रुप। ग्रुप, राइट एवरीवन, राइट। सो वही बोलता है थर्ड पॉइंट में कि तुम यार जब जजमेंट लेते हो ना तो तुम इंडिविजुअल की जो मटेरियलिटी की नीड है उसको मत देखो, तुम्हारे ग्रुप को एज अ होल ग्रुप की क्या नीड आ रही, कॉमन 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 यूजर्स, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ यूजर एज अ ग्रुप तुमको फोकस करना है, कॉमन इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। यू शुड नॉट फोकस ऑन द इंडिविजुअल मटेरियलिटी व्यू पॉइंट। ठीक है, तो यही 3 पॉइंट है। सबसे पहले बोला कि अगर भैया मिसस्टेटमेंट इतनी बड़ी है कि इंडिविजुअली या फिर व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट वो मेरे इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ एफएस को अफेक्ट कर रही है। दूसरा, अगर वो जजमेंट अराउंडिंग सराउंडिंग जजमेंट भी है तुम्हारे, इंक्लूडिंग सराउंडिंग जजमेंट इतने ज्यादा अफेक्ट हो रहे बिकॉज ऑफ द साइज और नेचर, साइज या नेचर याद रखना, साइज के कारण या तो बहुत बड़ा है या तो है छोटा, लेकिन नेचर उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तीसरा, तुम्हारा ग्रुप की नीड को कंसीडर करोगे, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ यूजर एज अ ग्रुप तुमको देखना है, ए बी सी। देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या बोल सकता है, अगर एप्लीकेबल एफआरएफ डज नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन ऑन द कांसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, द कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्ड टू इन अबव पैराग्राफ प्रोवाइड द ऑडिटर विद सच अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको मार्क करना आ सकता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने समझा दिया है, क्वेश्चन कैसे आएगा, बोल देगा कि एप्लीकेबल एफआरएफ में मटेरियलिटी का डिस्कशन नहीं हुआ है, हाउ एग्जैक्टली विल यू डिटरमाइन मटेरियलिटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो आगे बढ़ेंगे, हो कि नहीं हो। ठीक है, ये इसको क्वेश्चन को भी मार्क कर लेना, तीनों पॉइंट याद रहने चाहिए कि एक तो इकोनॉमिक डिसीजन के ऊपर डिपेंड था, एक साइज एंड नेचर के ऊपर डिपेंड था तुम्हारा, और लास्टली कॉमन यूजर्स क्यों देखना अपन को, कॉमन यूजर। ठीक है, स्मॉल स्मॉल में अगर शॉर्ट में लिखते जाओगे तो याद भी रहेगा। एक था डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक डिसीजंस, अगर वो अफेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ एफएस। दूसरा तुम्हारा हो गया था साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट, और तीसरा तुम्हारा हो गया था कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ग्रुप एज अ होल। कुछ बोल रहे हो शिप्रा? नो सर। पीएफक्यू का फुल फॉर्म है प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए फ्यूचर में, प्रोबेबली।
ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मर्टिलिटी, ये जनरली तुम अपने प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। देखो भैया, तुम्हारे लिए कोई मर्टिलिटी लेवल अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, ठीक है। ये जनरली प्रोफेशनल जजमेंट, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारे नॉलेज के बेसिस में तुम अपना जजमेंट लगा के मर्टिलिटी लेवल डिटरमाइन करोगे। सो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट विल बी व्हाट, कि ये प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा, ये प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। एंड जनरली तुम मर्टिलिटी की अप्लाई एप्लीकेशन कहाँ पे करते हो, मर्टिलिटी अप्लाई कहाँ पे करते हो? क्या तुम प्लानिंग के टाइम करते हो? देखो नाम क्या है, ऑडिट स्टैंडर्ड का नाम क्या है? क्या तुम प्लानिंग के टाइम करते हो मर्टिलिटी का एप्लीकेशन? यस। जब अपन प्लानिंग करते हैं, सो देयर आल्सो वी डिटरमाइन कि भैया ये रिस्क हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, क्या हमको इसकी चेकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग में हमको इसको इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं, ये प्रोसेस को करना चाहिए कि नहीं, ये प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी चाहिए या दूसरी प्रोसीजर परफॉर्म करनी चाहिए। सो प्लानिंग के टाइम यू डिटरमाइन कि ये मटेरियल है कि नहीं है, एंड देयरफॉर प्लानिंग के टाइम भी मटेरियलिटी काम आता ही है। ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द ऑडिट, परफॉर्मिंग के टाइम भी ऑडिट का मटेरियलिटी का तुम्हारा काम आएगा ही आएगा। सो मटेरियलिटी इज अप्लाइड बोथ when you are planning the audit and also while you are performing the audit. So इसलिए it is very important for you to determine the materiality correctly in the first place itself. जब तुम planning के stage पे materiality determine कर रहे हो, there only you should be able to determine materiality in the correct phase, in the correct manner, right? So that is what they are saying कि materiality concept जो है वो applied by planning as well as performing the audit in evaluating the effect of identified misstatement. फिर प्लानिंग के टाइम पे जनरली जजमेंट तुम लेते हो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट, जो कि मटेरियल कंसीडर किया जा सकता है अगर वो बहुत बड़ा मिसस्टेटमेंट है तो। ऑब्वियसली मैंने बता दिया है कि दो फैक्टर देखेंगे, एक तो या तो मिसस्टेटमेंट बड़ा है या फिर मिसस्टेटमेंट छोटा है लेकिन उसका नेचर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सो इसके जजमेंट के बेसिस में तुम अपना आरएपी डिटरमाइन करते हो। मैंने बताया ना, प्लानिंग के टाइम पे तुम अपना आरएपी डिटरमाइन करोगे सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, so that you are able to identify risk of material misstatement. Material मतलब अगेन यहाँ पे misstatement material होगा तो जाके वो रिस्क को तुमको आइडेंटिफाई करना by applying what RAP, identifying and assessing the ROMM and determining the NTE of FAP. तुम्हारा ROMM के बेसिस पे ही मैंने कल बताया था, ROMM जितना ज्यादा होगा उतनी तुम्हारी FAP ज्यादा हो जाएगी, so as to reduce detection risk to an acceptable low level and help audit risk to get reduced to an acceptable low level. ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए, डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए एफएपी बढ़ा देंगे अगर अपना आइडेंटिफाइड रॉमम ज्यादा आता है तो। परफॉर्मेंस मर्टिलिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, मेरे को एक बार फटाक से परफॉर्मेंस मर्टिलिटी की डेफिनेशन पढ़ो और मुझे समझाओ क्या बोल रहा है ये, जल्दी से। परफॉर्मेंस मर्टिलिटी की डेफिनेशन पढ़ो और मुझे समझाओ जल्दी से क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है क्या जिसका निमोनिक वो था? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के तो 3 पॉइंट थे, वो अलग था। सर ये वो मैं थोड़ा ट्राई करूं सर, मैं थोड़ा ट्राई करूं सर। बोलो जल्दी बोलो। हाँ तो सबसे पहले तो ये देखना है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नंबर 1, नंबर 2 कि उसका साइज क्या है, नंबर 3 उसमें रिस्क का पोटेंशियल कितना है, मतलब रिस्क ऑफ बेसिकली रोमम उसमें कितना है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम वो लगाएंगे कि हमको क्या रिस्क एसेसमेंट प्रोसेस चालू करना है। उस साइज तो मैंने बोल ही दिया कि साइज कितना बड़ा है, क्वेश्चन क्या उसके था ऊपर मेरा, उसका क्वेश्चन नेचर क्या ऑफ था, बिजनेस क्या है क्वेश्चन क्या था? कि हम किसी भी एंटिटी में जाने के लिए उसका ऑडिट करने से पहले हम क्या क्या चीजें देखेंगे। नहीं, क्वेश्चन क्या था, क्या ऑडिट क्या चीजें देखेंगे स्ट्रेटजी। ये तो ही ना था। डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, तुम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो जब, तो तुम क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करोगे, फैक्टर्स क्या क्या तुम्हारे ड्राइव करेंगे तुम्हारे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को। स्ट्रेटेजी बना रहे हो तुम तो तुमको क्या क्या पॉइंट्स देखोगे जिसके बेसिस में तुम अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो। ये तो तुम परफेक्ट एग्जांपल हो गया जहाँ पे एग्जामिनर 0 देगा तुमको, कुछ भी अपने मन से लिखते जाओगे तो। सोचो एक बार ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो, स्ट्रेटेजी तो तुमको क्या है ये तो पता होना चाहिए। कल मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं टैक्स ऑडिट कर रहा हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट कर रहा हूँ, या कौन सा ऑडिट कर रहा हूँ, ऑपरेशन ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। मैं ऑडिट कौन सा कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। उससे तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारा स्कोप क्या है, तुमको क्या एसेट लायबिलिटी बस कवर करनी है या क्या एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर सारी चीजें कवर करते चलनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स से याद आ रहा होगा सी के बाद था अपना आरओ, आरओ से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है रिपोर्ट करने का, किसको रिपोर्ट करना है तुमको, शेयर होल्डर को करना है, मैनेजमेंट को करना है, किसको करना है। सीआरओ से मेरे को क्या कन्वर्ट करना था अपने आप को, एंगेजमेंट पार्टनर से क्या पॉइंट था, उसका एक्सपीरियंस, उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस इन द सिमिलर सॉर्ट ऑफ ऑडिट्स क्या हमारे काम आ सकता है क्या। लेकिन
क्या हुआ था सबसे शुरू में, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट में मैं फेल हो गया था। अच्छा विनिशा, तुम यहाँ से ये वाला पॉइंट बोल रहे थे क्या? हाँ मैं यही क्वेश्चन बोल रही थी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का करेक्ट, सो रिजल्ट फेल हो गए थे तुम। सो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जो अपन परफॉर्म करते हैं उसका रिजल्ट आएगा, राइट? कि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या है, राइट? फेल हो गए। तो अब मैं क्या करता, सिग्निफिकेंट एफर्ट लगा के, तो द अदर रिसोर्स लेके। significant team effort, factors which drive significant team's effort, and मेरे जितने necessary resources है, so nature, timing and extent of resources necessary to perform, NTE of resources necessary to perform। बीच बीच में रिकॉल करते चलो। अभी यहाँ पे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी आ गया, तो 3 पॉइंट क्या थे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के, बोलो 3 पॉइंट क्या थे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के? 2 पॉइंट 201 के थे, 1 पॉइंट 210 के थे, ये भी बता दिया मैंने। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर ऐसे 210 तुमको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और क्लाइंट इंडिपेंडेंस 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 एंड एथिकल रिक्वायरमेंट एज पर ऐसे 220 देखना है तुमको, और क्लाइंट रिलेशनशिप, कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। continuance of client relationship, whether we should accept or continue with the client relationship as per SA 220 or not. So these are preliminary engagement activity that will perform before starting with the engagement, before acceptance of the engagement. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, while establishing the overall audit strategy, अपन को मर्टिलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है ऐसे में, मर्टिलिटी इज अप्लाइड इवन इन प्लानिंग द ऑडिट एंड ऑल्सो वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट। मर्टिलिटी इज अप्लाइड इवन वाइल प्लानिंग द ऑडिट एंड ऑल्सो वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो तुमको मर्टिलिटी डिटरमाइन करनी है वाइल स्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी, डिटरमाइनिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी एज वेल। जब तुम स्ट्रेटेजी बना रहे हो तब भी तुम्हारे दिमाग में मर्टिलिटी होनी चाहिए। तो तुम तब जो मर्टिलिटी बनाते हो ना, जब तुम अपने तब दिमाग में मर्टिलिटी निकल के लाती है, तो वो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल लेवल पे मर्टिलिटी जो आ रही है वो होती है, ठीक है? वो जो मर्टिलिटी होती है, तुमने अभी जो देखा ना अपन ने 100 करोड़ का, मैंने बैलेंस शीट साइज जो देखा उसका, फिर मैंने जो 10% लिया, ये टोटल ओवरऑल बैलेंस शीट लेवल की मर्टिलिटी है। मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल लेवल पे ये मर्टिलिटी डिटरमाइन किया है तुमने। लेकिन कई बार हो सकता है कि इतनी ब्रॉडर मर्टिलिटी को कई सारे आइटम ब्रीच ना करे, कई सारे सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर लेवल पे अलग अलग मर्टिलिटी लेवल हो। एग्जाम्पल जैसे समझ के चलो कि मैंने बताया जैसे 100 करोड़ बैलेंस शीट साइज है, लेकिन ये बैलेंस शीट साइज बहुत ज्यादा है, तुम्हारा आरओई बहुत कम है, रिटर्न तुम बहुत कम कमाते हो। कुल मिला के मैं बोलूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक्टिविटी है तुम्हारी, वो बहुत कम चलती है, मतलब तुम्हारी डोरमेंट एक्टिविटी है एज सच, या बहुत ज्यादा कम चलती है। तो एज सच तो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस लेवल पे ही मर्टिलिटी लेवल डिटरमाइन करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि तुमने बैलेंस शीट लेवल पे किया है, तो हो सकता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल लेवल पे मर्टिलिटी तुमने डिटरमाइन की है, ये उतनी काम ना आए तुमको। पर्टिकुलरली सर्टेन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर लेवल की मर्टिलिटी तुम्हारे लिए ज्यादा काम आए। एक एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे अगर मैं देखूं तो ये बोल रहे कि अगर वन और मोर पर्टिकुलर आइटम फॉर विच स्टेटमेंट्स ऑफ अ लेसर अमाउंट देन द मर्टिलिटी फॉर द एफएस एज अ होल कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस, देन we should consider to determine the motility for that छोटा छोटा लेवल भी, for that जो छोटे छोटे अमाउंट मोटिलिटी को आनी चाहिए ना, वो भी हमको डिटरमाइन करनी चाहिए। that we should also determine the motility level or levels to be applied to those particular items। तो वो जो छोटे छोटे आइटम है उसके लिए भी अपन को मोटिलिटी डिटरमाइन करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? एक बार वापस से पढ़ के देखो लाइन, क्या बोल रहा है कि एफएस एज अ होल की लेवल जो तुमने डिटरमाइन की वो बहुत ज्यादा है, और जो तुम छोटे छोटे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, एक एक असर्शन लेवल की मर्टिलिटी जब तुम देखते हो, तो हो सकता है वो सिग्निफिकेंटली लेस हो एज कंपेयर टू एफएस एज अ होल लेवल। तो उस केस में यू शुड ऑल्सो ट्राई टू डिटरमाइन, बट वो जो छोटा लेवल है वो भी तुम्हारे इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स को अफेक्ट कर रहा है, वो जो छोटा लेवल है वो भी तुम्हारे इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स को अफेक्ट कर रहा है। सो देन यू शुड डिटरमाइन व्हाट, you should determine the motility for that level also, ये तुमको बोलना है, ठीक है? इसके बाद तुम आओगे कहाँ पे, रिवीजन पे, कि रिवीजन हम तुम कर सकते हैं क्या मर्टिलिटी लेवल का, क्या तुम मर्टिलिटी लेवल को रिवाइज कर सकते हो? हाँ, हमने प्लानिंग के टाइम पे मर्टिलिटी कुछ और डिटरमाइन की थी। जब हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर की टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन की डिटेल में जब चेकिंग कर रहे हैं, तब हमको समझ में आया कि भैया रोमम तो और ज्यादा होना चाहिए था, रिस्क तो रोमम हमने कम डिटरमाइन किया, कम ही असेस किया है, जिसके कारण हमारा एफएपी भी कम है। हम रोमम बढ़ाएंगे तो हमको एफएपी भी बढ़ाना पड़ेगा सो एज टू रिड्यूस माय ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। तो हमको लग रहा है रोमम हमने कम असेस किया था, इसके लिए हो सकता है तुम मर्टिलिटी लेवल अब बताओ ज्यादा बढ़ाओगे कि कम करोगे? अगर तुमको लग रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो हमने डिसाइड किया वो हमारा कम किया, हमने रोमम जो किया है वो कम असेस किया है, तो अब तुमको रोमम को बढ़ाना है, तो तुम मर्टिलिटी लेवल बढ़ाओगे कि कम करोगे?
बोलो भाई। रोमम मेरे को लग रहा है कि रोमम हमने कम असेस किया है, रोमम मेरे और ज्यादा आ सकते हैं। सो रोमम को बढ़ाना है मेरे को, अगर रोमम ज्यादा आनी चाहिए तो मेरे को मटेरियलिटी लेवल, मटेरियलिटी जो थ्रेशोल्ड है मेरी, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड है मान लो 1 करोड़। सो अब मैं कम करेंगे। मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड 1 करोड़ से कम करूंगा कि ज्यादा करूंगा? राघव बोल रहे बढ़ाएंगे, प्रतीक बोल रहे कम करेंगे, प्रशंसा बोल रही कम करेंगे, विनिशा भी बोल रही कम करेंगे। कम करेंगे कि ज्यादा? बाकी लोग क्या बोलेंगे? कम करेंगे सर, बराबर है कम तो? करेंगे सर। तो बोलो, सब लोग बोलो भाई, कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे? कम करेंगे ना। अगर 1 करोड़ में तुम्हारी रोमम इतनी आ रही थी, तो अब तुम 70 लाख अगर मर्टिलिटी में स्टेटमेंट रखोगे, अगर तुम 70 लाख की मर्टिलिटी थ्रेशोल्ड रखोगे राघव, तो अब तुम्हारा रोमम ज्यादा आएगा कि कम आएगा? जो तुम्हारे 70 से 1 करोड़ के बीच के लेवल थे, जो तुम्हारे 70 से मान लो 80 लाख का था, 90 लाख की कुछ कुछ मिसस्टेटमेंट थे, अब तो वो भी तुम उसको मटेरियल मानोगे, अब तो तुम उसको मटेरियल मानोगे ना। तो इसके लिए तुमको मर्टिलिटी थ्रेशोल्ड कम करनी है, कम करनी है, ठीक है। सो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि हो सकता है तुमको मर्टिलिटी लेवल रिवाइज करना पड़ सके बीच में, फॉर द एफएस एज अ होल, इफ एप्लीकेबल द मर्टिलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर सीओटी एबी डी लेवल एज वेल। सीओटी मतलब क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एबी, और डी मतलब डिस्क्लोजर लेवल। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की जो मर्टिलिटी है, हो सकता है उसको भी कम करना पड़ जाए या ज्यादा करना पड़ जाए, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक है, बड़ा ब्रॉडर मर्टिलिटी हो गई। मर्टिलिटी फॉर द सीटी एबीडी लेवल, मर्टिलिटी फॉर द सीटी एबीडी लेवल, इस लेवल पे भी अगर तुमको लग रहा है कि मटेरियलिटी लेवल कुछ मेरे को रिवाइज करनी पड़ सकती है, तो तुमको रिवाइज करनी है। कब लग सकता है ये कि तुमको रिवाइज करनी है? इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू हैव डिटरमाइंड अ डिफरेंट अमाउंट इनिशियली। मतलब कि अगर ये बात मेरे को पहले पता चलती ना, जो अभी मेरे को ये इवेंट के बारे में पता चला है, जो सर्कमस्टेंसेस अभी आए हैं, अगर ये मेरे को मर्टिलिटी लेवल सेट करने के पहले पता होती, तो मैं मर्टिलिटी लेवल सेट ही दूसरा करता, मैं मर्टिलिटी लेवल सेट ही दूसरा करता। अगर तुमको ऐसी बात पता चल गई, तो तुमको मर्टिलिटी लेवल फिर दूसरा सेट कर ही लो भैया, रिवाइज कर लो, मर्टिलिटी रिवाइज कर लो कि इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू डिटरमाइन डिफरेंट अमाउंट ऑफ मर्टिलिटी व्हिच दे हैव सेट इनिशियली एज कंपेयर टू मर्टिलिटी दैट यू हैव सेट इनिशियली, उससे तुम डिफरेंट अमाउंट सेट करते, अगर तुमको ये पहले पता चल जाता तो। पहला पॉइंट हुआ रिवाइज करने का। अब सोचो कि रिवाइज कर रहे हो अगर मटेरियलिटी, तो इसके क्या क्या इंपैक्ट आएंगे, एक बार सोच के देखो, तो सेकंड पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अगर तुम मटेरियलिटी इंपैक्ट कर रहे हो, मटेरियलिटी रिवाइज कर रहे हो, तो तुम्हारे क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है इसका इन योर ऑडिट। ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर तुम्हारा परफेक्ट है, एक तो तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर अफेक्ट होंगे, क्योंकि अभी अपने देखा अगर मैंने मटेरियलिटी कम की, तो मेरे और रोमम ज्यादा होगा, रोमम बढ़ गया, अगर रोमम अगर बढ़ जाता है तो मेरे को एफएपी भी बढ़ानी पड़ सकती है, यस और नो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी बढ़ानी पड़ सकती है। सो दैट इज व्हाट वन कंक्लूजन इज कि अगर मेरी मटेरियलिटी मैंने कम की है, तो मटेरियलिटी चेंज नहीं बोलोगे, तुम क्या बोलोगे कि अगर मैंने मटेरियलिटी कम की है, तो हो सकता है कि मेरे को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट बढ़ाना पड़ जाए, एनटीई ऑफ एफएपी मेरा बढ़ जाए, क्योंकि मैंने मटेरियल लेवल कम की है, इसलिए मेरा रोमम हो सकता है बढ़ गया होगा, रोमम अगर बढ़ गया तो मेरा एफएपी भी बढ़ जाएगा। दूसरा एक और इंपैक्ट क्या आएगा, अभी अपन ने देखा मटेरियलिटी लेवल 1 करोड़ थी, तो अपन ने 4 करोड़, सॉरी 0.4 सीआर का क्या किया था, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन की थी। अगर मेरी 1 करोड़ की मटेरियलिटी, तो मैंने 0.4 करोड़ की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन की थी, यस और नो। सो क्या अगर मैं अब 70 लाख कर दूंगा मर्टिलिटी लेवल, तो क्या मेरी परफॉर्मेंस मर्टिलिटी भी मेरे को कम करनी पड़ सकती है क्या? राइट क्या इसका इंपैक्ट परफॉर्मेंस मर्टिलिटी पे आ सकता है क्या? ये भी तो डिटरमाइन करोगे कि इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है पीएम पे, पीएम पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। सो ये 2 पॉइंट तुम्हारे इंपैक्ट होंगे, एक तो पीएम और एक हो गया तुम्हारा एनटीई ऑफ एफएपी। देख लो, सेकंड पॉइंट पढ़ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, इजीली हो गया अपना, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। Sir, we need to say further audit procedure ना sir, and not substantive audit procedure. मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ही बढ़ाते हैं अपन, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में तुम्हारा कंप्लायंस प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी आते हैं। सो हो सकता है okay. तुमको लग रहा है कि रोमम ज्यादा है, तो मैंने टेस्टिंग कम की है। अपन अभी ऐसे 330 में देखेंगे टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, हो सकता है मैं टेस्टिंग कम करूं, हो सकता है मैं टेस्टिंग ज्यादा करूं, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल कितना फ्रीक्वेंट है। जैसे टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कंट्रोल है मान लो, तो तुम टैक्स ऑडिट प्रिपेयर करोगे मैनेजमेंट, और कोई एक दूसरा बंदा रिव्यू करेगा, तो ये एक कंट्रोल है कि मेकर चेकर कंट्रोल हो गया, कि चेकर जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल कितने बार इंप्लीमेंट हो रहा है साल में? एक बार।
तो तुम जनरली फ्रीक्वेंसी तुम्हारी एक बार है कंट्रोल की, साल में एक बार, तो तुम 100% सैंपल पूरा पूरा ही चेक कर रहे हो कि चेकर ने सबसे अच्छे से चेक किया कि नहीं। कुछ कंट्रोल हो सकता है क्वार्टरली हो 4 बार, उसके लिए भी एक ही बार तुम कोई एक सैंपल उठाओगे। सो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी तुम हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल को टेस्टिंग कितने लेवल पे कर रहे हो, कितने एक्सटेंट पे कर रहे हो सकता है उसको तुमको बढ़ाना पड़ जाए। तुमने क्वार्टरली 4 में से एक कोई क्वार्टर का देखा था, हो सकता है तुम दूसरे क्वार्टर का भी देखो। सो ये सबसे रिलेटेड गाइडेंस दिया हुआ है ऑन गाइडेंस नोट ऑन आईको एफआर, गाइडेंस नोट ऑन इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूड बाय आईसीआई। इस रिलेटेड पूरा गाइडेंस दिया हुआ है कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी 4 बार है तो तुमको कितने सैंपल लेना चाहिए, एक ही लेना चाहिए, गाइडेंस नोट में दिया हुआ है। तुम्हारे हर मंथली है कंट्रोल, मंथली होता है। जैसे एग्जांपल जीएसटी रिटर्न फाइल हो रहा है मंथली, तो जीएसटी रिटर्न के ऊपर जो मेकर चेकर कंट्रोल है, तो मेकर चेकर चेक करने के लिए तुम 12 के 12 महीने नहीं उठाओगे, तुम कोई 2 महीने का उठा लो। तो 12 के केस में 2 है। वीकली अगर वीकली कंट्रोल है तो 52 बार हो रहा है साल में, तो 52 में से 4 बार 5 बार दिया हुआ है कि तुम 4-5 सैंपल उठा सकते हो। तो ऐसा पूरा गाइडेंस दिया हुआ है। सो बेस्ड ऑन दैट फ्रीक्वेंसी वी विल डिटरमाइन कि हमको कितने कंट्रोल को टेस्ट करना है, एंड दैट विल डिटरमाइन आवर एनटीई ऑफ इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग। सो दैट कैन ऑल्सो चेंज। अगर तुम्हारा रोमम ज्यादा हो रहा है तो यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन कि मेरे को टेस्टिंग ज्यादा करनी चाहिए डिटेल में। सो एफएपी बोलते हैं अपन, एफएपी ही बोलना है हमेशा। ओके सर। ये क्लियर है क्या? एक बार वापस से देख लो इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट एवरीवन टू ऑल्सो राइट द सेम लैंग्वेज। लैंग्वेज ईजी एकदम, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखोगे एक बार तो ये बोलते हैं कि तुमको मल्टीटी रिवाइज करना है फॉर द एफएस एज अ होल, प्लस ब्रैकेट में ये भी बोल देना कि अगर भैया सीओटी एबीडी लेवल पे भी अगर जो तुमने मल्टीटी डिटरमाइन किया ना, अपन ने ऊपर में की थी ये यहाँ पे, सीओटी एबीडी लेवल में भी अगर वो इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि वो लेवल में भी मल्टीटी डिटरमाइन कर लेना। हाँ अगर तुमने की थी, अगर उसमें भी रिवाइज करने की जरूरत है तो देन you should revise in the event of becoming aware about certain events or certain information that would have caused the auditor to set a different level of materiality if he would have known earlier. If known earlier, that would have caused the auditor to set the initial level of materiality different. Second point कि अगर तुमने लोअर मटेरियलिटी को कम किया फॉर द एफएस एज अ होल, अगर तुमने कम किया है देन दैट व्हाट एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव सेट इनिशियली, देन इन दैट केस यू शुड डिटरमाइन कि तुम्हारा क्या पीएम पे इफेक्ट आ रहा है, एंड सेकेंडली क्या तुम्हारा एनटीई ऑफ एफएपी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वेदर इट इज स्टिल अप्रोप्रिएट और नॉट, वेदर योर पीएमएम एनटीई ऑफ एफएपी इज अप्रोप्रिएट और नॉट। इसके बाद है ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी। ये तुम्हारे आईपीसीसी लेवल पे इंपॉर्टेंट था, अभी भी ठीक है, नॉर्मल है, तुम देख लो। रिलेशनशिप क्या है मेरे को बता दो फटाफट से, मटेरियलिटी का और ऑडिट रिस्क का। मटेरियलिटी का और ऑडिट रिस्क का क्या रिलेशनशिप बनता है, एक बार सोचो और बताओ। ऑडिट रिस्क अगर तुमको लग रहा है ज्यादा है तो मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड जो है तुम क्या सेट करोगे, ज्यादा करोगे या कम करोगे? सर अभी तो आपने बताया कम करना है सर। कम कर रहे हैं ना, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट एवरीवन। हाँ जी। तो ऑडिट रिस्क अगर ज्यादा है मेरी तो मैं मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड कम करूंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा एफएपी परफॉर्म कर पाऊँ, राइट। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा मिसस्टेटमेंट्स को कवर कर पाऊँ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मोर और मोर आई शुड बी एबल टू कवर, राइट। सो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप विद ऑडिट रिस्क। दूसरा प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना है तुमको मटेरियलिटी का to specific account balance and COT ABD level पे, which helps the auditor decide such question as what items to examine and whether to use sampling and analytical procedure or not. So materiality तुम determine करोगे। So particularly अब तुमको समझ में आएगा कि तुमको examine कौन कौन से आइटम करना है। तुम्हारा मान लो कुछ आइटम मटेरियल है ही नहीं तो तुम वो एग्जामिन उतना करोगे नहीं उस आइटम को। तुम्हारा आइटम अगर मटेरियल है तो तुम उसको डीप में जाके एग्जामिन करोगे। सिमिलरली कुछ आइटम को तुम एनालिटिकल प्रोसीजर करके ही निपटा सकते हो और कुछ आइटम को सैम्पलिंग बेसिस पे ही निपटा सकते हो, लेकिन कुछ आइटम को हो सकता है कि डीप जाके चेकिंग करना पड़े, टेस्ट ऑफ डिटेल करना पड़े, अलॉन्ग विद डिटेल नंबर ऑफ सैंपल्स उठा के तुमको चेकिंग करना पड़े। सो दैट विल प्योरली बेस्ड अपॉन मटेरियलिटी ऑफ दैट आइटम। अगर वो आइटम मटेरियल है तो तुम उसकी सैम्पलिंग भी ज्यादा करोगे, तुम ना सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे बल्कि तुम उसमें टीओडी भी करोगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी। सो ये सब तुम्हारे बोल रहा है कि तुमको मटेरियलिटी लेवल इसलिए डिटरमाइन करनी चाहिए। प्लानिंग के काम पे मटेरियलिटी का ये रिलेशनशिप बन रहा है, एक तो इनवर्स रिलेशनशिप है, और जब तुम देख रहे हो कि सैम्पलिंग कितना करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर करना है कि साथ में टीओडी भी करना है, तुमको कौन कौन से आइटम एग्जामिन करना है, ये सब में भी तुमको मटेरियलिटी काम आता है। इसके अलावा तुमको ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्ट करने में भी काम आएगा, सो दैट यू आर एबल टू रिड्यूस योर ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट तुम एक बार देख सकते हो चारों। एक बार क्वेश्चन देख लो फटाक से, वही एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डाला है मैंने। इसके बाद अपन बढ़ते हैं ऐसे 330 पे। एक बार रिव्यू कर लो फटाक से ऐसे 320। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से चलना, ये क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट। सेकेंडली तुम्हारा डिटरमाइनिंग मर्टिलिटी, इसको रीड विथ रिवीजन ऑफ मर्टिलिटी। फिर बेंचमार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। और रिवीजन तो मैंने बताया वही है। ठीक है, गिन के 3 4 क्वेश्चन है ऐसे 320 से। अभी आ जाओ ऐसे 330। ऐसे 330 तो तुम लोग कराओगे मेरे को, क्योंकि कल अपना मोटा माटी ऐसे 330 के भी अपन ने देखा है। बताओ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या आता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल ही आता है क्या, कि कुछ और भी आएगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, Subsequent procedures. एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अपना एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल विच इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कंप्लायंस प्रोसीजर। और एक होता है अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब अपन सब्सटेंशिएट करना चाह रहे हैं, डिटेल में जाके चेकिंग करेंगे। ठीक है, डिटेल में सब्सटेंशिएट करेंगे हमारा जो ओपिनियन है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। और एक परफॉर्म करेंगे Analytical एनालिटिकल प्रोसीजर procedures. एज पर ऐसे 520। तो देखो एक बार ये टाइप्स पढ़ो, टाइप्स एक बार रीड करो फटाक से। टाइप एक बार रीड करो फटाक से। अब सबसे शुरू में क्या बोल रहे हैं वो, ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू द असेस ड्रॉमम एट द असर्शन लेवल। इसके ऐसे का नाम क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। अपन ने कौन से रिस्क असेस कर लिया है? कौन से रिस्क असेस कर लिया है और कहाँ पे किया है? बोलो फटाफट। कौन से रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस कर लिया है हमने और कहाँ पे किया है? 315. 315 में कौन सा रिस्क ऐसे आइडेंटिफाई किया अपन ने एंड असेस किया है? बोलो। Material misstatements. material mistake, inherent risk, इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रॉमम। ROMM. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात कर रहा है। ये जो तुमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस कर लिया है ना, अब इसके ऊपर तुमको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना। रिस्क को देख के छोड़ थोड़ी ना दोगे। रिस्क है तो तुमको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर रॉमम ज्यादा है तो तुमको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? बाय अप्लाइंग मोर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा के या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कम करके, सो दैट ओवरऑल ऑडिट रिस्क मेरा लो लेवल पे होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लो लेवल पे होना चाहिए। तुमको ये इंश्योर करना है, अल्टीमेट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिट रिस्क मेरा एक्सेप्टेबल लो लेवल पे आना चाहिए। इसके लिए तुमको कैसे रिस्पॉन्स करना है, हाउ एग्जैक्टली विल यू रिस्पॉन्ड टू दोज असेस्ड रॉमम, इसके लिए है ऐसे 330। तो तुम्हारा जो रिस्पॉन्स होगा, तुम्हारा जो एफएपी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो तुम परफॉर्म करोगे, वो कहाँ करोगे? ऐसे 330 में। सो वो ये बोल रहा है कि यू विल डिजाइन एंड परफॉर्म एफएपी whose NTR based on and are responsive to the assessed ROMM at the assertion level. Secondly, you will consider the likelihood of MMS due to the characteristics of the relevant class of transaction, account balance और disclosure. तुमको देखना पड़ेगा कि ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये वाकई में क्या चांसेस है कि एमएमएस एक बड़ा मिसस्टेटमेंट हो ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली, वेदर द रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द रेलेवेंट कंट्रोल्स, दैट इज कंट्रोल रिस्क को अपन तुम कंसीडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस, ऑब्वियसली वी आर कंसीडरिंग, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग रॉमम एंड रॉमम इंक्लूड्स कंट्रोल रिस्क एंड ऑब्टेन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क है उतना तुम्हारा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की संख्या बढ़ जाएगी। अब देखो आ जाओ टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब अभी बताया मैंने, जितने कंट्रोल है तुम उसकी टेस्टिंग करोगे, क्या ये पास हो रही है, क्या ये फेल हो रहा है। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब क्या है? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, चेकिंग ऑफ द
operating effectiveness of the control, checking of operating effectiveness of controls. So auditor will design and perform test of controls when he expects कि controls are operating effectively. तुम मुझे बताओ कि तुम किसी चीज का इवेल्युएशन जब करते हो, किसी चीज का एग्जांपल अगर मैं कुल मिला के बोलूं, कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि तुम कोई चीज का चेक कर रहे हो, तो तुम कंट्रोल को चेकिंग तभी करोगे ना कि तुमको अगर लग रहा है कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तभी तो तुम उसकी टेस्टिंग करोगे कि हाँ वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, वाकई में तो यार ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तुम कंट्रोल्स की टेस्टिंग तो तभी करोगे अगर तुमको ऑलरेडी पता है कि कंट्रोल्स आर नॉट और नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, या फिर कंट्रोल्स एडिक्वेट ही नहीं है, कंट्रोल्स है ही नहीं ढंग के, कंट्रोल्स ढंग के ही नहीं है, तो उसके ओई चेक भी कर लूँ, अगर ओई है भी पास भी हो जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। तो कंट्रोल्स यू शुड एक्सपेक्ट कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंट्रोल्स आर एडिक्वेट, देन ओनली यू विल टेस्ट द कंट्रोल्स। कंट्रोल टेस्ट करोगे कि और अपना कंफर्म लोगे कि हाँ भाई टेस्टिंग हो रही है, सही हो रही है, तुमको लग रहा है कि तुम पास हो जाओगे आराम से, तभी तुम अपने आप को टेस्ट कर रहे हो बार बार, राइट। देन अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो तुम टेस्ट ही नहीं करोगे, टेस्ट ही नहीं करोगे। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि व्हेन यू एक्सपेक्ट दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, देन यू विल डिजाइन एंड परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड साई एट द असर्शन लेवल। अगर तुमको या तो एक केस ये हो गया, कौन सा केस, कि व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, देन यू विल चेक ओई, देन यू विल चेक ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। सेकंड केस ये हो सकता है कि तुम्हारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन इट्स ओन। इसका मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि भैया ये बोल रहे सब्सटेंटिव प्रोसीजर के चलते तुम पूरा पूरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे डिपेंड नहीं हो सकते हो। बोलो बोलो, कल मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम इस पे पूरा का पूरा डिपेंड नहीं हो सकते हो, तो तुमको टेस्ट ऑफ कंट्रोल झक मार के करना ही पड़ेगा, कंट्रोल टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो दो केस हो गए, एक तो कंट्रोल मैं चाह रहा हूं कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो, तो मैं टेस्ट करूंगा, अपने आप को कंफर्म करूंगा कि यस वेदर और नॉट दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। सेकंड होगा कि मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर ही नहीं सकता, तो मेरे को टीओसी करना पड़ेगा ही पड़ेगा, या तो मेरे को दोनों को साथ में करना पड़ेगा, या तो मेरे को सिर्फ टीओसी पे डिपेंड करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली मैं सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन के रूप में नहीं कर पाऊंगा। कल तो एग्जांपल दिया था, बोलो भाई। ये तुम्हारा घर था, And store assist. Low घर के cost. बाजू स्टोर था, घर के सारे राइट लिए थे तो क्या आया था, रिलायंस स्मार्ट। तो रिलायंस स्मार्ट में तुम क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूरा पूरा अप्लाई कर पाओगे क्या? रिलायंस स्मार्ट के वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को देखते हुए क्या लगता है तुमको सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन विल बी एबल टू सफाइस योर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? क्या तुम ऑब्टेन कर पाओगे क्या? नहीं। नहीं There नहीं are कर so पाएंगे much इसमें। of automation involved, right? Automation involved, automated environment है, CIS environment है। You have to test the controls internal controls जो तुम्हारे GIC, GIT, जनरल इंटरनल कंट्रोल्स जो होंगे तुम्हारे, IT कंट्रोल भी देखने पड़ेंगे, IT जनरल कंट्रोल, ITGC बोलते हैं अपन इसको। तो ये सब तुमको देखना पड़ेगा। तो दो केस में तुम TOC करोगे, दो केस में TOC करूंगा मैं। एक, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस मैं चाह रहा हूँ और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस मेरे को लग रहा है कि वही है। सेकेंडली मेरे को लग रहा है कि भैया सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अलोन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड माय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर तो बेसिकली जो टीओसी है वो वहीं पे एप्लीकेबल होगा ना जहाँ पे कि नंबर ऑफ मतलब ट्रांजैक्शन इज ए लार्ज पूल ना, जनरली जहाँ ट्रांजैक्शन पे अगर ज्यादा है तो यू विल वांट कि टीओसी पे मैं एक बार कंफर्म कर लूं ताकि मेरा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मैं कम करूं। कुल मिला के मेरे को राइट एफएपी देखना है कितना मैं एफएपी कर रहा हूं। तो एफएपी में तो दोनों आ रहे हैं, टीओसी भी आ रहा है, सब्सटेंटिव राइट प्रोसीजर भी आ रहा है। तुम टेस्टिंग अगर कंट्रोल्स अच्छे से करोगे एंड यू आर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट, तुम्हारे सारे कंट्रोल पास है, सो यू कैन रिड्यूस योर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। देन टीओडी राइट तुमको सर, कम डिटेल राइट, में करना पड़ेगा। गुड राइट सर, थैंक यू। अभी टेस्ट ऑफ टाइमिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो तुम्हारा टाइमिंग होगा वो तुम कभी भी कर सकते हो एज एट पर्टिकुलर टाइम, मतलब तुम 31 मार्च की हो सकता है एविडेंसेस बुला सको, या फिर थ्रू आउट द पीरियड हो सकता है तुम थ्रू आउट अप्रैल एंड सितंबर मंथ का उठा लोगे, और हो सकता है कि फेब मंथ का उठा लो। तो थ्रू आउट द पीरियड का भी उठा सकते हो और टेस्टिंग करने के लिए डेटा, या फिर टेस्टिंग का डेटा एज ऑन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का भी उठा सकते हो, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द सीओटी एबीडी लेवल पे किसका तुम टेस्टिंग कर रहे हो, कंट्रोल कौन से कंट्रोल का किधर टेस्टिंग कर रहे हो। अब इसके बाद बोलता है ये यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग एन इंटरिम पीरियड। तो तुमके चलो मान के चलो कि तुमने इंटरिम पीरियड में आए थे
और उसका ऑडिट एविडेंस तुमको मिल गया है, ठीक है, ऑडिट एविडेंस मिल गया है। अब तुम्हारा बचा हुआ अगला पीरियड का ऑडिट बचा हुआ है, तो जो तुमने इंटरिम पीरियड में आके चेक करके गए थे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या तुम सेम ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हो क्या, ये क्वेश्चन है। यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग एन इंटरिम पीरियड व्हेन द ऑडिटर ऑब्टेन्स audit evidence about the OE of controls during an interim period, auditor will have to consider significant changes to those control। मतलब मान के चलो तुम जब अगली बार इंटरिम पीरियड में आ रहे हो, अगली इंटरिम पीरियड में आ रहे हो, तो तुमको देखना पड़ेगा कि क्या जो पिछले बार मैंने टेस्टिंग की थी, जो मैंने ऑडिट एविडेंसेस लिए थे रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल, वेदर दे आर स्टिल इंटैक्ट, वेदर दे आर स्टिल वैलिड, वेदर दे स्टिल होल्ड्स ट्रू। वो जो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड एविडेंसेस लिए थे, क्या वो वाकई में अभी भी सही है ना, या फिर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं इन द इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस बिकॉज ऑफ विच आई माइट बी रिक्वायर्ड टू अगेन परफॉर्म द ऑल द ऑडिट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल चेकिंग। सो तुमको चेक करने की क्या कोई कंसिडरेशन है क्या रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू दोस कंट्रोल्स एंड डिटरमाइन द एडिशनल ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन फॉर द रिमेनिंग पीरियड। Relevant factors in determining what additional audit evidence to obtain about internal controls that were operating during period remaining after interim period। तो तुमको ये पूछ रहे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि क्या फैक्टर्स तुम देखोगे जहां पे तुमको लग रहा है कि मेरे को इंटरनल कंट्रोल फिर से चेक करना चाहिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटरिम पीरियड। जब मैं आ रहा हूँ वापस से, तो आई शुड अगेन टेस्ट द कंट्रोल्स। तो सबसे पहले बोल रहे कि सिग्निफिकेंस ऑफ असेस रोमम, अगर रोमम जो तुमने असेस किया वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब रोमम सिग्निफिकेंट है, मटेरियलिटी मिसस्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा रिस्क है उसका, तो डेफिनेटली यू शुड चेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट, सो दैट यू आर मच मोर सेफ। तुम्हारा रोमम अगर ज्यादा है, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, सो यू शुड देन frequently test your internal controls and obtain audit evidence again। specific controls that were tested during interim period and significant changes आ गए हैं, तो अपन ने ऊपर में तो देख ही लिया ना, अगर चेंजेस आ गए तो तुमको फिर से करना पड़ेगा, फिर से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, फिर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, एवरीथिंग। डिग्री टू विच ऑडिट एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल वाज ऑब्टेन, अगर तुमने लास्ट टाइम जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए थे वो उतने एक्सटेंट तक नहीं किए थे जितने डिटेल में तुमको ऑडिट एविडेंसेस एक्सेप्ट करने चाहिए थे, एक्सटेंड करने चाहिए थे। सो नाउ दिस टाइम यू विल हैव टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड नाउ इन दिस टाइम यू विल ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इन मच डिटेल, sufficient appropriate audit evidence ले लोगे इस बार, because last time you were not able to obtain degree to which audit evidence about OE was obtained। length of remaining period, length of remaining period मतलब कितना बचा है, मान लो अभी तक 9 महीने का हो गया, बचा हुआ है अभी सिर्फ 3 महीने का, सो 3 मंथ्स के लिए हो सकता है तुम ये कोई कंसिडर करो कि ठीक है अब नेक्स्ट ईयर ही इंटरनल कंट्रोल जब पूरा साल भर का वापस से चालू करेंगे तभी हम रीटेस्ट कर लेंगे कंट्रोल्स का कि वो जो ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन किया था वो अभी भी वैलिड है कि नहीं है। सो ये बोल रहा है लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीरियड, कितना टाइम पीरियड बचे, उस हिसाब से भी तुम डिटरमाइन करोगे कि वेदर और नॉट यू शुड अगेन स्टार्ट टेकिंग ऑल द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस और नॉट। एंड लास्टली एक्सटेंड टू विच ऑडिटर इंटेंड्स टू रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर बेस्ड ऑन रिलायंस ऑफ कंट्रोल। एंड लास्ट तुम्हारा हो गया कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है तुम्हारा, कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो तुमको हो सकता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना लेना पड़े, कंट्रोल एनवायरनमेंट खराब है तो हो सकता है तुमको लेना पड़े। इसी के जैसा गिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन है कि जो तुमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था इन द प्रीवियस ऑडिट, वेदर यू कैन यूज दैट ऑडिट एविडेंस और नॉट, ही शैल एस्टैब्लिश द कंटिन्यूइंग रेलेवेंस ऑफ दैट ऑडिट एविडेंस। क्या वो ऑडिट एविडेंस जो हमने लास्ट टाइम ऑडिट किया था, लास्ट पीरियड में ऑडिट किया था, उस समय जो ऑडिट एविडेंस मिला था क्या वो आज भी रेलेवेंट है। रेलेवेंस by obtaining audit evidence about whether significant changes in those control have occurred subsequent to the previous audit। मतलब जो लास्ट ऑडिट किया था उससे क्या बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गया क्या, या फिर लास्ट ऑडिट में जो ऑडिट एविडेंस मैंने ऑब्टेन किया था वो आज भी रेलेवेंट है क्या वो आज भी रेलेवेंट है क्या। सो इसमें एक बेसिक गोल्डन रूल है, याद रखना, हर 3 साल में तुमको सारे कंट्रोल टेस्ट करने ही है एनीवे, हर 3 साल में तुमको सारे कंट्रोल टेस्ट करने हैं, तो तुमको कोशिश ये करनी कि हर साल में कुछ कुछ कंट्रोल टेस्ट करूं। हर साल every year I should be able to test few controls and once in every 3 years I should test all the controls, ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है इसलिए मैंने इसको फोकस किया हुआ है। एक बार रीड कर लो ए बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। वर्क फ्रॉम होम है, क्यों जाना है तुम लोग को? सर हमारा तो ऑफिस है ना। तो अपन 9:30 तक तो करते ही है।
सर हम 8:30 के बाद तो बंक मारते हैं ना, फिर तो रास्ते में गाड़ी में बैठ के सुन लेते हैं। तो बैठ जाओ गाड़ी में, सुनना ही तो है तुमको। सर अभी तो 15 नहाए मिनट भी और नहीं है लगेगा, आज, 15 मिनट और अभी तो लगेगा। नहाए भी नहीं है सर आज। कौन नहीं आया? टेक द बाथ। ओ, नहाए नहीं हो बोल रहे हो। एक क्वेश्चन और कर लो फिर चलते हैं। 2 क्वेश्चन। 9:30 तक। आ जाओ नेक्स्ट, फैक्टर्स वारंटिंग रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। ये क्या बोल रहा है कि तुमको कब कब रीटेस्ट करना चाहिए कंट्रोल्स को। मतलब लास्ट ईयर तुमने किया था टेस्टिंग कंट्रोल्स की, तो इस साल तुमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए टेस्टिंग, यही अपन देख रहे थे ऊपर में, राइट। टेस्टिंग अपन ने कंट्रोल्स की लास्ट ईयर किया था, क्या हमको इस साल फिर से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो तुमको बोल रहे कि हाँ भैया करो। तो तुम्हारा कंट्रोल इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंट कंट्रोल इन्वायरमेंट है, अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट ही खराब है तो उस केस में तुम्हारा रोमम ज्यादा हो सकता है। तुम्हारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि इन द सेंस इंटरनल कंट्रोल का मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या बताया था, कंट्रोल इन्वायरमेंट। एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट ही अगर खराब है, कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर खराब है तो तुमको डेफिनेटली यू शुड रीटेस्ट योर इंटरनल कंट्रोल। सेकंड, तुम्हारा तुम कंट्रोल जो तुम मॉनिटर करते हो, देयर इज सम डेफिशिएंसी इन द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो तुम प्रॉपर से मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो, सो यू शुड देन अगेन रीटेस्ट द कंट्रोल्स इन द करेंट पीरियड आल्सो। थर्डली, जनरल आईटी कंट्रोल तुम्हारे डेफिशिएंट है। जनरल आईटी कंट्रोल क्या होते हैं? जनरल आईटी कंट्रोल मतलब समझ लो तुम्हारा सर्वर, उससे रिलेटेड जितने कंट्रोल्स है वही अगर डेफिशिएंट है, तो अगर सर्वर में कोई डेफिशिएंसी आ गई या कोई अनऑथराइज चेंजेस हो गए, अनऑथराइज एक्सेस किसी को मिल गया, सो देन दैट विल इंपैक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सो जनरल आईटी कंट्रोल्स ही अगर डेफिशिएंट है, so then that will impact the entire organization and therefore you should again retest the general IT controls also। फिर इसके अलावा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो कंट्रोल्स ऑटोमेटेड नहीं है। अगर मैनुअल एलिमेंट है ज्यादा कंट्रोल्स में, सो देन दैट सजेस्ट व्हाट, कि इट सजेस्ट कि भैया पर्सन तो चेंज हो सकते हैं, मैन पावर चेंज हो सकती है, लास्ट ईयर जो स्टाफ था वो इस साल चेंज हो गया हो, या लास्ट ईयर जो स्टाफ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और आ गई हो। सो यू शुड देन अगेन रीटेस्ट द कंट्रोल्स विच इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट टू द रेलेवेंट कंट्रोल। इसके अलावा पर्सनल चेंजेस दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल। मैंने क्या बताया कि मैनुअल एलिमेंट इन्वॉल्व है, हो सकता है वो मैनुअल एलिमेंट में पर्सन चेंज हो गए, पर्सन चेंज हो गए, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई। ये तुमने सुना होगा ये वाला, एकदम से लोग बदल गए, हालात बदल गए, लोग बदल गए, हालात बदल गए। राघव बोल रहा है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कोई नहाने की जरूरत नहीं है, ठीक है धीरज। मेरे एरिया में तो आज बारिश ही नहीं है सर, गुड़गांव में बारिश नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो तुम बारिश कल होगी तो कल नहा लेना, राइट ठीक है। सर, राइट सर, ओके, थैंक यू सर। तो देखो यहाँ पे फटाक से ये वाला याद है तुम लोग को, बोलो जल्दी जल्दी, एकदम से लोग बदल गए, हालात बदल गए, लोग बदल गए, हालात बदल गए, ये याद आ रहा है कि नहीं तुमको को? ये वाला पाकिस्तान सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट है, उसमें भी पर्सन चेंज हो गए, पर्सनल चेंजेस, एंड वक्त बदल गए थे, लेकिन अपन लोग बदल रहे हैं यहाँ पे, वक्त नहीं बदले अपने, जज्बात भी नहीं बदल रहे अपने, लोग बदल गए, जज्बात बदल गए, मतलब सर्कमस्टेंसेस बदल गए, लोग बदल गए, हालात बदल गए। 3 पॉइंट तो ऐसे हो रहे हैं, और बाकी 3 पॉइंट तुम्हारे डेफिशिएंसी से हो रहे हैं, देख लो। डेफिशिएंसी से 3 पॉइंट है, कंट्रोल इन्वायरमेंट तुम्हारा डेफिशिएंट है, मॉनिटरिंग तुम्हारी डेफिशिएंट है, एंड मॉनिटरिंग के अलावा जनरल आईटी कंट्रोल है तुम्हारे जो सर्वर वर्वर से रिलेटेड, वो भी तुम्हारे डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल, एंड डेफिशिएंट कंट्रोल इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो कितने बार आया है। आरटीपी नवंबर 18, एमटीपी, इसके अलावा एग्जाम में तो आया हुआ ही है, वो तो मैंने लिया ही नहीं है, ये तो रिसेंट है। इस क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन होगी, मतलब ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, बाकी के ऊपर तो क्वेश्चंस, मतलब स्टार्टिंग वाला तो इंटीरिम पीरियड का कंट्रोल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। स्टार्टिंग वाले में बोल रहा था कि वो जो तुमने ऑडिट एविडेंस लिया है, ऑडिट एविडेंस को क्या तुम यूज कर सकते हो क्या? सेम ऑडिट एविडेंस जो तुमने लास्ट ईयर लिया था, लास्ट ईयर जब ऑडिट कर रहे थे तुम, तो क्या जो तुमने वो ऑडिट एविडेंस आज भी रेलेवेंट है क्या, वो पूछ रहा है वो। यूजिंग ऑडिट एविडेंस, राइट, हाँ सेम जो ऑडिट एविडेंस है वो क्या भी आज अभी हम उसी को रेलेवेंट मान के हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो कंट्रोल्स है वो ठीक है।
और ये बोल रहा है अब कि तुम कौन कौन से फैक्टर्स तुमको सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं भैया वो रेलेवेंट नहीं है, तुमको रीटेस्टिंग करना चाहिए, तुमको रीटेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल के करना ही चाहिए। तो तुम्हारा कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर खराब है, डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल है, तो तुम लास्ट ईयर के ऑडिट एविडेंस पे तो ज्यादा फिर रिलाई वो तो नहीं कर पहला वाला सकते। क्वेश्चन ही हो गया ना, दोबारा कंट्रोल चेक करने वाला। पहला वाला ही हो गया, बट इन अ वे ये बोल रहा है कि तुमको कब करना चाहिए रीटेस्टिंग, और ऊपर में बोल रहा है कि तुमको कब रीटेस्टिंग नहीं करने की नौबत आ सकती है। मतलब कुल मिला के सेंस दूसरा दूसरा बन रहा है। ऊपर में बोल रहा है कि तुम पुराने ऑडिट एविडेंस को कब कब यूज कर सकते हो। नहीं पहले वाला वो इंटरिम पीरियड वाला। इंटरिम पीरियड वाला तो वो दूसरा है। इंटरिम पीरियड वाले में बोल रहा है कि इंटरिम पीरियड में तुम आए थे जब बीच में, तो ये प्रीवियस ऑडिट मतलब फाइनेंशियल ईयर वाइज देख सकते हो। इंटरिम पीरियड में जब तुम इंटरिम ऑडिट करके गए हो बीच में 3 महीने की करके ओके, गए वो हो, इंटरिम पीरियड का ही ये स्पेसिफिकली करंट ईयर का ही है, करंट ईयर का ही है। ठीक है। करंट हाँ, ईयर में ही तुमने हो 3 गया। महीने का ऑडिट किया, उसमें जो ऑडिट एविडेंसेस मिले, क्या तुम वो सेम ऑडिट एविडेंस लास्ट अगले कुछ इंटरिम पीरियड जो तुम्हारे बचे, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीरियड जो बचा है, उसमें क्या तुम उसको यूज कर सकते हो क्या? हम्म। और ये तो तुम्हारा प्रीवियस ऑडिट पीरियड है, लास्ट ईयर का जो ऑडिट पीरियड था। Generally, last year audit period would not make sense to use same audit evidence, but this would make sense for us to use the same audit evidence which we have obtained in the interim period, क्योंकि ये current year से related है। अभी आ जाओ, matters the auditor may consider in determining extent of test of control. Matters auditor may consider in determining the extent of test of control. एक पॉइंट तो मैंने तुम लोग को बताया हुआ है आज ही कि कितने ज्यादा डिटेल में तुम टेस्टिंग करोगे कंट्रोल की, कितने कंट्रोल्स को तुम टेस्टिंग करोगे, नंबर ऑफ कंट्रोल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स दैट यू विल टेक, दैट विल डिपेंड अपॉन, ये तो मैंने बताया आज सुबह सुबह निधि श्री, जो तुम्हारा डाउट था कि हम कितने डिटेल में जाके कंट्रोल की टेस्टिंग करेंगे। एक पॉइंट अपन किस पे रिलेट कर सकते हैं कि वो कंट्रोल कितना फ्रीक्वेंट है, वो कंट्रोल कितना फ्रीक्वेंट है। एग्जांपल मैंने दिया ना, एग्जांपल जैसे दिया था कि भैया टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कंट्रोल है, वो तो एक ही बार आएगा साल में। जीएसटी रिटर्न से वो हो सकता है क्वार्टरली हो या 12 बार हो, वीकली कंट्रोल हो सकता है 52 बार हो, मंथली कंट्रोल हो सकता है 12 बार हो, डेली कंट्रोल हो सकता है 360 टाइम्स हो। सो कंट्रोल कितना ज्यादा फ्रीक्वेंट है उस पर अपना डिपेंड करेंगे कि हम कितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी के इंटरनल कंट्रोल्स को ले रहे हैं, और उस पर अपने सैम्पलिंग, उस पर अपना एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिटरमाइन कर पाएंगे। एक पॉइंट हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल बाय एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। तो मैंने इसका बताया था क्या कि गाइडेंस नोट ऑन आईको एफआर दिया हुआ है तुम्हारा आईसीआई के द्वारा, गाइडेंस नोट ऑन आईको एफआर, उस पे पूरा पूरा दिया हुआ है कि तुम्हारा अगर एनुअल कंट्रोल है, एनुअल कंट्रोल मतलब एक ही बार फ्रीक्वेंसी है, तो तुम उसका पूरा पूरा एक बार टेस्टिंग करोगे, मतलब 100% सैंपल लेना है। अगर क्वार्टरली है तो तुम उस केस में भी एक करते हो, अगर हाफ ईयरली है तो उस केस में भी तुम एक सैंपल उठाते हो, मंथली है तो उस केस में तुम 2 या 3 उठा सकते हो, वीकली है तो उस केस में तुम, ये सारे तुम्हारे गाइडेंस दिए हुए हैं, गाइडेंस नोट ऑन आईको एफआर। तो ये तुम्हारे जो सैंपलिंग करना है, तुमको कितने डिटेल में टेस्टिंग करनी है, दैट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। दूसरा तुम्हारा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ टाइम पे, कि कितने लंबे पीरियड का और कितने लंबे पीरियड में ये कंट्रोल चल रहा है, कितने लंबे पीरियड पे कंट्रोल चल रहा है। अगर मान लो कंट्रोल साल भर का है तो डेफिनेटली आई वोंट बी एबल टू एग्जैक्टली टेक ऑल द इंटायर पीरियड्स, ठीक है, कोई मैं एक पीरियड का ही उठाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ पीरियड में ही वो कंट्रोल को अपन फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो लेंथ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द इंटरनल कंट्रोल मतलब या तो हो सकता है साल भर का कंट्रोल हो, या हो सकता है महीने भर का कंट्रोल हो, या हो सकता है एक दिन का हो। सो दैट विल अगेन डिपेंड एंड देयरफॉर दैट विल इंपैक्ट योर एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल। थर्ड हो गया तुम्हारा कितना तुम सोच रहे हो कि ये रेट ऑफ डेविएशन होगा, मैं कंट्रोल टेस्टिंग करूंगा और मेरे को लग रहा है कि आउट ऑफ 10 कंट्रोल आई एक्सपेक्ट 3 कंट्रोल्स टू फेल। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा जो डेविएशन आने वाला है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन वो 30% है, सो देन यू कैन इंक्रीज योर कंट्रोल टेस्टिंग, तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ही ज्यादा आ रहा है तो। एंड लास्टली तुम्हारा रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस मतलब तुम्हारा जो ऑडिट एविडेंसेस है उस पर तुम कितना ज्यादा रिलाय कर सकते हो, कितने ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस है। अगर रिलायबल है तो तुम्हारा टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल कम कर सकते हो, लेकिन अगर ऑडिट एविडेंस ही उतने ज्यादा रिलायबल नहीं है, सो यू विल हैव टू इंक्रीज योर एनटीई ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। आई होप पॉइंट वाइज समझ में गए होंगे, इजी है समझने के लिए। अपन इसको याद करेंगे, क्लास का लास्ट का 1 मिनट है, ठीक है। सो अपन को रैप करना है साथ में, जोश में आ जाओ सब लोग, आखिरी में रैप करेंगे और याद करेंगे। फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम,
फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, सब लोग करोगे रैप तभी जाने मिलेगा, तभी तुम्हारा नहा पाओगे तुम जल्दी जल्दी धीरज। ठीक है, तो फटाक से एक बार याद सर करते हैं। राइट सर। सर मैं फ्रीक्वेंसी, याद कर रहा हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारा 4 नंबर के लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है सिद्धार्थ? Sir, matters auditor may consider to in determining extent of test of control. एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देखो नेचर ऑफ कंट्रोल अपन ने ऊपर में देख लिया, एनटी होते हैं ना, एनटी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। सो नेचर ऑफ कंट्रोल देखना है। टाइमिंग अपन ने ऊपर में देख लिया कि भैया टाइमिंग तो कुछ भी हो सकती है, टाइमिंग हो सकता है थ्रू आउट द पीरियड हो या फिर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी हो। अब अपन चेक कर रहे हैं एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक देखेंगे अपन, डिटेल कितने डिटेल तक टेस्टिंग करनी है। सो उसके लिए आंसर है फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। फुल आरआरआर क्या होता है ये? एफ से फ्रीक्वेंसी बोलना चाह रहे होंगे, यू से कुछ बोलना चाह रहे होंगे, एल से लेंथ ऑफ टाइम और आरआरआर से रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी एंड रेट ऑफ डेविएशन। ठीक है, जैसे भी याद करो। आई होप ये तो तुमको याद रहना ही चाहिए, एक हाथ दो रैप तो करने ही चाहिए जिंदगी में। सो एक दो रैप अपने याद रहने चाहिए अपने को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। एक रैप यहाँ पे और एक रैप अपना ऐसे 210 में आएगा। बचा हुआ अपन कल करेंगे ऐसे 330 और उसके बाद अपन उठाएंगे ऐसे 402, ऐसे 330 और उसके बाद अपन उठाएंगे ऐसे 400 की सीरीज एंड देन वी विल शिफ्ट टू ऐसे 200 की सीरीज। आई एम फोकसिंग करेंटली ऑन स्टैंडर्ड्स, क्योंकि स्टैंडर्ड्स एक इंपॉर्टेंट है। अगर अपना स्टैंडर्ड अच्छे से कवर कर पाते हैं सो देन वी हैव द ग्रिप ओवर 20 to 25 ऑड मार्क्स। ठीक है, 20 to 25 मार्क्स कवर हो जाएंगे अपने। देन विल पिक अप प्रोफेशनल एथिक्स एंड देन PRQR। सो अपना ये कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा मोस्टली। सो स्टैंडर्ड्स बीच बीच में मैं गैप भी दूंगा कि स्टैंडर्ड्स के बदले अपन कई और टॉपिक में आ जाए। अभी जाओ फटाफट से। सर थोड़ा सा ना ये स्टैंडर्ड्स के अंदर सर हमको थोड़ा सा बारीकी की तरीके से थोड़ा सा इसका वो बताइए ना कि क्वेश्चन जब आता है ना वो वहां पे क्रैक नहीं होता है, एक या दो क्वेश्चन क्वेश्चन ये क्रैक तुमको नहीं करना होता है। पड़ेगा अभी। ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ आज, अपन जो स्टैंडर्ड कर रहे हैं, इसके बाद ये सारे इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस करो। ये क्वेश्चंस देखो कि क्या तुम कर पा रहे हो कि नहीं, वेदर एग्जैक्टली आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर और नॉट। एक बार आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद तो तुम करेक्ट आंसर याद करने की बड़ी बात नहीं है, याद तो अपन कर ही रहे, बट याद करने के बाद भी जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन राइट देखो, सर। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो नेक्स्ट क्लास वी कैन टेक दैट क्वेश्चन, लेकिन तुमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, रिवाइज करोगे तभी होगा। तुमको लगेगा कि अपन क्लास में जितना कर लेंगे और उसके बाद फिर बाद में रिवीजन उठा लेंगे रिवीजन के टाइम, तो नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं होगा क्लास का। आज की नहीं, वी क्लास आर में आज डूइंग द रिवाइज रिवीजन करो, सर। सर वी आर डूइंग द रिवीजन है। रिवाइज करो आज। तो मैं जब पूछ रहा हूँ तो कोई Yeah, yeah. आंसर क्यों नहीं कर रहा है? कल का करके आए थे रिवीजन? सर रिवाइज किया किए था थे बस 315? थोड़ा सा हाफ हार्टली किया था। सो रिवाइज अच्छे से करो डिटेल में, मैंने तुमको दिखेगा तो यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हो रिवीजन वीडियोस। सो बहुत कम टाइम में रिवाइज भी किया हुआ है, अगर तुमको वो देखना है तो उसके थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। इफ यू वांट सेल्फ करो, वो बेस्ट है, सेल्फ करो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, टेक दैट टाइम। यहाँ पे जॉट डाउन करते जाओ, बाजू बाजू में नोटिंग करते जाओ, कहाँ पे तुमको लग रहा है, क्वेश्चन मार्क करो, क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, देन वी कैन टेक दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। डिस्कस करेंगे बार बार, वापस से रिवाइज करेंगे, देन ओनली इट विल रिटेन। ठीक है, एक दो बार में नहीं होगा। स्टैंडर्ड्स रिक्वायर लॉट मेनी रिवीजन। मैं बताऊं जैसे ऑडिट को तुम बोलोगे कि सर इतना नंबर ऑफ फिक्स रिवीजन बताओ कितना होगा, ऐसा कोई नहीं है, चैप्टर अलग अलग चैप्टर पे डिपेंड करेगा। पी हो सकता है तुम्हारा 4 रिवीजन बहुत हो, प्रोफेशनल एथिक्स हो सकता है 4 रिवीजन बहुत है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 6-7 रिवीजन कम से कम लगेगी। ठीक है, तो बार बार बीच बीच में उठाते रहोगे तुम उसको, तब जाके तुम्हारा होगा। तो अलग अलग टॉपिक रिक्वायर डिटेल लेवल ऑफ डिफरेंट रिविजन। चलो रिवाइज करके आना। अपना टेस्ट है इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट पे। ठीक है, दोगे ना सब लोग आज? आई विल देन प्रिपेयर द पेपर, नहीं दोगे तो फिर कर लेंगे। चलो शाम को पेपर दे दूंगा मैं, देन अकॉर्डिंगली तुम अपना टेस्ट दे देना। वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट टुमारो। ठीक है, चलो बाय।